Hello students, so in today's lecture we are going to start new chapter, that is morphology of flowering plants, chapter 5. Morphology means study of external features of organs of plants. देखो, अगर किसी भी प्लांट्स को आप स्टडी कर रहे हो, आप उसमें रूट देख सकते हो, ठीक है, उसके रूट्स को आप देख सकते हो, उसके लीव्स को देख सकते हो, लीव्स में उसके वेन्स एंड वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड हैं, ठीक है, आप स्टेम को देख सकते हो, फ्लावर्स को देख सकते हो। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, ये सभी प्लांट के ऑर्गन्स है। और सभी का अगर आप बाहरी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो कि ये कैसे दिखते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, इनफैक्ट ये सभी इसके स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, राइट। तो प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स है? एक तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, एक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है उसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स आएंगे, ठीक है, जो ग्रोथ में मदद करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने में मदद करेंगे। बट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कुछ न्यू जनरेशन लाएंगे, ठीक है, जैसे फ्लावर आ गए, फ्लावर में आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, फिर आपके उसमें पॉलिनेशन होता है, आप देखते हो कि फिर फ्रूट बनते हैं, और फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड्स। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं प्लांट के। ना कुछ जनरल मैं फीचर्स बता रही हूँ जो प्लांट में आप देखते हो जनरली। सॉइल के नीचे जितने भी पार्ट्स हैं वी कॉल इट रूट सिस्टम, और सॉइल के ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं वी कॉल इट शूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम में आप क्या देख रहे हो कि इसके एक मेन रूट है, नॉर्मली एक मेन रूट है जिसको हम लोग टैप रूट भी बोलते हैं, और इसके लैटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं, देखो, फिर जो लैटरल ब्रांचेस निकल रहे वो भी फिर फर्दर ब्रांचिंग हो गए हैं। तो आप क्या देख रहे हो, जो पहले निकले हैं एक मेन जो काफ़ी थिक है वी कॉल इट प्राइमरी रूट, उसके बाद प्राइमरी रूट के जो ब्रांच है वी कॉल इट सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट के भी जो ब्रांच होते हैं वी कॉल इट टर्सरी रूट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? वी कॉल इट टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप के रूट आपको जनरली डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। मैं क्लियर करूँगी बाद में कि ये डाइकोट क्या होते हैं और मोनोकोट क्या होते हैं। तो डाइकोट प्लांट्स अभी इतना समझ लो कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और उसके जो तने होते हैं, जो उसके स्टेम होते हैं, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इसका मतलब वो डायमीटर में काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं, तने हो जाते हैं, डायमीटर में बढ़ जाते हैं, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और ये इसमें आप छाल भी देखोगे जो ब्राउनिश कलर के स्टेम में लगे रहते हैं, वुडी जैसे, डैट इज़ छाल। तो वो भी आप उसमें आपको डैट इज़ इन इंग्लिश वी कॉल इट बार्क, तो वो भी आपको नज़र आएंगे। तो ऐसे प्लांट जैसे मैंगो हो गए, आपके बनियन ट्री हो गए जो बरगद के पेड़ है, ये सब काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के। तो ऐसे प्लांट को सपोर्ट देने के लिए उसका रूट सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रूट सिस्टम है देखो, ये काफ़ी इस टाइप से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट वाले जो जगह जगह फैले होते हैं। देखो, प्राइमरी रूट से काम नहीं चलेगा, वो तो नीचे की ओर जा रहे हैं, और जो इनके एरिया में सॉइल जो टच में है उसी से ये नरिशमेंट डिराइव करेंगे। लेकिन ये जो लैटरल रूट्स है ये साइड में भी फैल गए हैं सॉइल के, तो ये भी वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे, राइट। तो ये जो है इस टाइप के जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और काफ़ी डीप पेनिट्रेटेड होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं। तो इस टाइप के प्लांट जो है, बड़े बड़े साइज़ के जो प्लांट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा रूट सिस्टम, ठीक है। नाउ शूट सिस्टम में आप क्या देख रहे हो, जो स्टेम है इसके बीच में आप हल्का हल्का गांठ नज़र आ रहा है आपको, और जहाँ जहाँ ये गांठ है वी कॉल इट नोड, ठीक है, और नोड से हमेशा लीव्स निकलते हैं, यू कैन सी द लीव्स, ठीक है। देखो, मैंने हर नोड से लीव्स, पत्ते निकलते हुए दिखाए हैं, और दो नोड के बीच में जो गैप बन रहे, जो स्टेम का जो पार्ट आ रहा है, द लेंथ बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज़ कॉल्ड इंटरनोड। ये इंटरनोड कहलाते। इंटरनोड से कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन जो नोड है वो उसमें बर्ड्स होते हैं एक इमैच्योर सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, जो फ्यूचर में किसी भी स्ट्रक्चर को जन्म देंगे, ठीक है। तो ये सब आपके नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर नोड, ये लीव्स, पत्ते निकले हैं नोड से, हमेशा नोड से कुछ निकलेगा। और यू कैन सी हियर स्टेम, एक स्टेम और लीव्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल में आप एक बर्ड्स देख रहे हो, वी कॉल इट एक्सिलरी बर्ड।
अगर आपको स्टेम और पत्ते के बीच में एक एंगल बन रहा है एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। ये किसी पत्ते का खासियत भी होता है कि जो पत्ते का बेस होता है वहाँ पे एक्सिलरी बर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये एक्सिलरी बर्ड है। बर्ड कैन बी टर्मिनल ऑल्सो, यहाँ टिप पर भी हो सकते हैं तो इसको टर्मिनल बर्ड बोलते हैं। वो फ्लावर बन जाएंगी तो बर्ड किसी न किसी स्ट्रक्चर को जन्म देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है एंगल में, तो ये ब्रांच बना सकता है, ये कोई फ्लावर बना सकता है, राइट। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम। नाउ वी विल स्टडी द रूट सिस्टम इन डिटेल। आप जनरली जानते हो कि जो रूट होते हैं वो नॉन ग्रीन होते, ग्रीनिश नहीं होते, ब्राउनिश कलर के होते हैं, ठीक है। उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज नोड्स एंड इंटरनोड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली स्टेम्स, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने एक रूट के डायग्राम लिए हैं और रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो सॉइल में ये वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक रूट के स्ट्रक्चर लिए। रूट के टिप पर आप देखो कि रूट कैप है, ठीक है। और रूट कैप के ऊपर यानी इसके बिहाइंड आप देख रहे हो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर ऐसे सेल्स हैं, ऐसे छोटे छोटे साइज़ के सेल्स हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड कर कर अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का खास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये छोटे साइज़ के होंगे क्योंकि छोटे साइज़ वाले सेल जल्दी डिवाइड कर जाते हैं। दूसरे कि इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो ये किसी न किसी चीज़ को स्टोर करेगा, जैसे उसमें कोई न्यूट्रिशन होंगे। तो अगर ऐसे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो सेल का डिवीज़न सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। ये इसमें ये आपको खास याद रखना पड़ेगा। और इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो काफ़ी डेंस होते हैं, भर भर कर होते हैं, क्योंकि ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड करते हैं तो सबको साइटोप्लाज्म भी देना होता है, दोनों सेल को बराबर से। तो इसीलिए साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा होता है डिवाइडिंग सेल्स में, छोटे साइज़ के होते हैं और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। तो यहाँ पर देखो सेल डिवाइड कर कर नए नए सेल्स यहाँ बन रहे हैं और सेल का जो ये जो इसके ग्रोथ हो रहे हैं रूट के वो टुवर्ड्स ग्रेविटी हो रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी दैट वी कैन कॉल इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक एंड ऑल्सो द रूट इज़ निगेटिवली फोटोट्रॉफिक। निगेटिवली मतलब ये देखो लाइट तो इधर से आ रहा है तो ये लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो दैट्स वाई वी कॉल इट निगेटिवली फोटोट्रॉफिक। तो अब इसके ऊपर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर आप देख रहे हो जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है। यहाँ पर क्या होता है कि सपोज 8 सेल्स है, अब ये 8 सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे, ये डिवाइड नहीं करेंगे, बस सिर्फ इलोंगेट करेंगे, इलोंगेशन हो जाएगा, मतलब ये ऐसे थे स्ट्रेच हो गए, ठीक है। तो अब ये बड़े बड़े साइज़ के सेल नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वैक्यूल्स होगा, ठीक है। और अब क्योंकि ये डिवाइड करना बंद कर दिए हैं तो वैक्यूल्स अब इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ इसके वजह से थोड़ा सा लेंथ बढ़ा हुआ दिखता है रूट का। सो रीज़न ऑफ इलोंगेशन है जो कि हेल्प करते हैं इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट, ठीक है, क्योंकि इसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। रीज़न ऑफ इलोंगेशन के ऊपर आप देख रहे हो रीज़न ऑफ मैचुरेशन होते हैं, जिसमें आप सेल्स बिल्कुल स्टॉप कर चुके हैं डिवाइड करना क्योंकि ये मैच्योर हो चुके हैं और एक ख़ास फंक्शन कैरी आउट करेंगे। एक ख़ास फंक्शन कैरी आउट करने का मतलब है कि अब देखो यहाँ पर रूट हेयर्स वगैरह परमानेंट स्ट्रक्चर्स कुछ डेवलप हो गए हैं, डैट इज़ यूनिसेलुलर सिंगल सिंगल सेल के ये रूट हेयर्स हैं, जो कि रूट हेयर्स का काम क्या होता है, ये हेल्प, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये भी एब्जॉर्प्शन में वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे रूट हेयर्स। तो रीज़न ऑफ मैचुरेशन है, यहाँ पर आपके सेल बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप कर जाते हैं डिवाइड करना। इवन इन द रीज़न ऑफ इलोंगेशन ऑल्सो इसमें स्टॉप कर चुके हैं, लेकिन आपका फ़र्क ये है कि रीज़न ऑफ मैचुरेशन में जो है ये अब एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लगे हैं, एक काम करने लगे हैं। दैट्स वाई दीज आर डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं, उसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलेंगे। जो हमेशा डिवाइड करते हैं, उनका कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ डिवाइड करते रहना है, ठीक है। लेकिन जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं मतलब वो डिवाइड करना बंद कर कर
अब सेल डिवीज़न का काम वो नहीं करेंगे, वो कुछ दूसरा काम करना शुरू कर देंगे, कुछ स्पेसिफिक काम करना शुरू कर देंगे और वो परमानेंट कहलाते हैं, परमानेंट सेल्स कहलाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स वेरी क्लियरली, क्योंकि अनडिफ्रेंशिएटेड ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स, इसका दूसरा कोई काम नहीं होता, सिर्फ डिवाइड करते रहना होता है। और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना छोड़कर दूसरे काम करने लगते हैं, डैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। नाउ इट इज़ क्लियर ऑल द रीजन्स। नाउ अब देखो रूट कैप है, हमेशा रूट सॉइल के अंदर नीचे की ओर ही क्यों पेनिट्रेट करता है, रूट ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो ये रूट कैप है इसमें कुछ स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेंस कर सकते हैं ग्रेविटी को, इसलिए मदद करते हैं नीचे की ओर जाने में। एंड दूसरे कि रूट कैप जो है ये कुछ म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, चिपचिपा सा केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसके वजह से अगर मान लो मिट्टी काफ़ी सख्त है, ठीक है, और पेनिट्रेट करना मुश्किल हो रहा है तो ये मॉइस्ट कर देते हैं, म्यूसिलस के सिक्रीशन से मिट्टी को नमी ला देते हैं मिट्टी में, जिसकी वजह से अंदर की ओर पेनिट्रेट करना आसान हो जाता है। तो डैट इज़ ऑल्सो एंड वन मोर फंक्शन ऑफ रूट कैपिस कि ये टर्मिनल पर है, लेकिन इसके सब टर्मिनल पर मेरिस्टेमेटिक जोन है, जोन ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, तो इसको प्रोटेक्शन भी ये देते हैं। अगर मान लो रूट कैप जो है अंदर की ओर पेनिट्रेट करते वक्त कुछ घिस जाते हैं, फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है इसे सॉइल का, तो अगर मान लो ख़राब हो जाते, डैमेज हो जाते, देन इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है, ये फिर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ना जो रूट कैप है वो सिंपल भी हो सकते हैं, सिंगल ऐसे रूट कैप होंगे, जैसे आपके बनियन में देखोगे, बरगद में, जिसको हम लोग साइंटिफिकली वी कॉल इट फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, बनियन यानी बरगद का पेड़। या मल्टीपल रूट कैप्स भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ प्लांट्स में, जैसे पंडानस को हम लोग स्क्रू पाइन भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। आप देखो कि एक रूट कैप नहीं है, बहुत सारे इसमें मल्टीपल रूट कैप्स है, डैट इज सीन इन पंडानस और स्क्रू पाइन। और रूट कैप जो होते हैं वो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में, यानी कि जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि रूट कैप की ज़रूरत नहीं होती, रूट कैप तो पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो रूट कैप एब्सेंट होते हैं, जो भी पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, उनके जगह पर रूट पॉकेट्स होता है, छोटे छोटे रूट पॉकेट्स होते हैं, जो कि बैलेंस करने में मदद करते हैं, प्लांट को वाटर में बैलेंस करने में मदद करते हैं, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट पॉकेट्स आर सीन इन द पिस्टिया प्लांट, इन द लेमना प्लांट एंड आइकॉर्निया क्रेसिपस, जिसको वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं। तो इसके बारे में अभी आप पढ़ोगे, वाटर हायसिंथ जो है वो टेरर ऑफ बंगाल बने थे, तो ये आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि क्यों बोलते हैं इसे टेरर ऑफ बंगाल। तो ये सभी एक्वाटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले प्लांट है, जहाँ पर आपको रूट कैप और जनरली रूट हेयर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। रूट हेयर्स का काम क्या होता है, वो एक इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया को, और ताकि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन यहाँ वाटर में तो खुद ही इनका रूट्स कांटेक्ट में होता है, चारों तरफ से तो पानी होते हैं, तो इन्हें इस तरह से फैलने की ज़रूरत नहीं होती, सरफेस एरिया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पानी में रहने वाले जितने भी होते हैं उसमें जनरली आप रूट हेयर्स एब्सेंट देखोगे, और रूट कैप एब्सेंट होते हैं, और उसकी जगह पे रूट पॉकेट प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।